नमस्ते दोस्तों। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी संपन्न हो गई। ये शादी करीब 3 महीनों तक चली। हजारों लोगों को स्पेशल गेस्ट बना के बुलाया गया और इस शादी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इस शादी के दौरान ही अंबानी जी ने जियो का रिचार्ज रेट भी बढ़ा दिया। पता है दोस्तों, 2016 से पहले ना तो बहुत ज्यादा लोगों के पास मोबाइल थे और ना ही ज्यादा टेलीकॉम कंपनियां थी। कुछ गिनी चुनी कंपनियां थी जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, एयरसेल, टाटा डोकोमो और भारत सरकार की कंपनी बीएसएनएल। और इन कंपनियों में से भी ज्यादातर भारतीयों की पहली सिम हुआ करती थी बीएसएनएल की। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी थी, सस्ती थी और भारत के लगभग कोने कोने में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी। लेकिन जियो, आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन के आते ही लोगों ने बीएसएनएल को छोड़ना शुरू कर दिया और भारत सरकार को एक अच्छा खासा मुनाफा देने वाली कंपनी बीएसएनएल की हालत खराब होने लगी। लेकिन अभी कुछ दिनों से आप अलग अलग जगहों पर बीएसएनएल पर चर्चा होती हुई सुन रहे होंगे, चाहे वो पोर्ट टू बीएसएनएल हो, चाहे कम बैक बीएसएनएल हो या टाटा का बीएसएनएल हो। तो आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं कि क्या है बीएसएनएल, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये कंपनी भारत सरकार के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनी, मतलब हजारों करोड़ रुपए कमाकर देने वाली बनी। और फिर ऐसा क्या हुआ कि लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी वाली इस विशाल कंपनी को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। और क्या अब एक बार फिर से इस सरकारी कंपनी का बाउंस बैक होगा या नहीं, और इस सब में द ग्रेट लीजेंडरी सर रतन टाटा का आखिर क्या रोल है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीएसएनएल की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, बीएसएनएल का पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड है। इसकी शुरुआत हुई अक्टूबर 2000 में। पर्पस सिंपल था, देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को पहुंचाना, ताकि देश के लोग फोन के थ्रू बातें कर सकें। और इस बात का ध्यान रखना कि बीएसएनएल द्वारा दी गई सुविधा सस्ती हो। इस उद्देश्य से बीएसएनएल भारत में आया और इसीलिए छा गया, क्योंकि इससे पहले जो कंपनियां थी वो काफी महंगी थी और ज्यादातर बड़े शहरों में ही अपनी सुविधाएं दे पा रही थी। और आज भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो ज्यादातर बड़े शहरों पर ही फोकस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि बड़े शहरों में उनका कंट्रोल आसानी से बना रहता है और कमाई भी बड़े शहरों में ही ज्यादा है। पर बीएसएनएल ये तो सरकारी कंपनी है, इसने आते ही बिना किसी भेदभाव के अपनी सुविधाओं को भारत के कोने कोने तक सस्ते और अच्छे रूप में पहुंचाना शुरू कर दिया। और बाकी कंपनियों से सस्ती होने के बावजूद भी जबरदस्त प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। और 2001 से 2008 तक के सालों में, या यूं कहें कि शुरुआती सालों में, इसने एक बार भी लॉस नहीं किया है, बल्कि इन 8 सालों में 46,668 करोड़ रुपए कमा के भारत सरकार को दिया है। और 2004-5 एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर था जिस अकेले साल में बीएसएनएल ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। दोस्तों, उस जमाने में बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनी का बादशाह हुआ करता था, जिसके पास 70% मार्केट कैप्चर थी और बाकी के 30% में आती थी आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल, टाटा डोकोमो एटसेट्रा। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब आता है भारत सरकार की इस दुधारू गाय पर संकट। जब 2007 में उस समय के भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन के घर सीबीआई पहुंचती है और देखती है कि उन्होंने अपने घर में बीएसएनएल के उच्चाधिकारियों की मदद से 323 हाई कनेक्शन लाइन डलवा रखी है। लेकिन क्यों? दोस्तों, मंत्री जी का एक प्राइवेट मीडिया नेटवर्क था सन नेटवर्क के नाम से, और इस कंपनी को इंटरनेट मंत्री जी अपने घर से ही देते थे। आसान भाषा में सरकारी या आपके और हमारे पैसों से मंत्री जी की प्राइवेट कंपनी को इंटरनेट मिल रहा था। अब जब ये घोटाला सामने आया तो दयानिधि मारन ने रिजाइन कर दिया, लेकिन देश में गठबंधन की सरकार थी, इसलिए एक बार फिर से इन्हीं के पार्टी के ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया। और यही वो दौर था जब बीएसएनएल अपने विकास के लिए अलग अलग नए नए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रही थी, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध प्रोजेक्ट था 2G स्पेक्ट्रम प्रोजेक्ट। ए राजा के मंत्री बनते ही एक और बड़ा घोटाला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। इस घोटाले के बाद पूरे देश की और सरकार की नजर बीएसएनएल पर ठहर गई। जब सरकार स्ट्रिक्ट हो गई तो बड़े बड़े तो छोड़िए, छोटे छोटे टेंडर की भी कड़ाई से जांच होने लगी और इनमें घोटाले पकड़े जाने लगे। कोई भी टेंडर या प्रोजेक्ट आता तो उसकी ठीक से जांच होती। यदि घोटाला सामने आता तो मंत्री और अधिकारी गिरफ्तार हो जाते और वो प्रोजेक्ट जिससे बीएसएनएल का विकास होना था वो कैंसिल हो जाता। और इस तरह से सभी छोटे बड़े प्रोजेक्ट कैंसिल होते जा रहे थे और यही सबसे बड़ा कारण बना जिससे बीएसएनएल विकास नहीं कर पाया और एक बड़े डाउनफॉल में समा गया। और एक चीज ध्यान रखिए, जहां एक तरफ बीएसएनएल बंधती जा रही थी
वहीं प्राइवेट कंपनियां जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये फैलते जा रहे थे। दोस्तों बीएसएनएल की बदहाली का दूसरा कारण है बीएसएनएल के एम्प्लॉय का रूड और लेजी नेचर। देखिए, अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी का इंटरनेट लगवाना है तो आप उन्हें कॉल करिए, एक तो वो आपसे प्यार से बात करेंगे और फिर कुछ ही देर में आपके घर आकर इंटरनेट की सुविधा देके चले जाएंगे। वहीं यदि आपको बीएसएनएल की सुविधा लेना है तो पहले आप उनके दफ्तर जाइए, एक आवेदन पत्र लिखिए, फिर उसमें जमाने भर के दस्तावेज लगाइए और फिर हफ्ते 2 हफ्ते का इंतजार कीजिए। यदि आपके घर बीएसएनएल का इंटरनेट लग भी गया तो आपको बार बार उसके सर्वर को लेके परेशान होना पड़ेगा और यदि अधिकारियों से या कर्मचारियों से आप बात करें तो आपसे रूड तरीके से बात किया करते थे। ये एक कारण बना बीएसएनएल की बदहाली का। तीसरा और सबसे प्रभावी कारण है जियो, क्योंकि जियो ने आते ही कहा लो सस्ता नहीं फ्री डेटा ले लो और 2G या 3G नहीं 4G ले लो। तो भला सोचिए, आप पैसे देकर अधिकारियों और कर्मचारियों के रूड बिहेवियर को सह के इस बीएसएनएल का साथ कौन देता। इसीलिए लगभग सभी लोगों ने जियो को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जियो के आने से बीएसएनएल के साथ साथ आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन की भी कमर टूट गई। ये एक सबसे बड़ा कारण बना बीएसएनएल के डाउनफॉल का। दोस्तों बीएसएनएल की बदहाली का अपन एक कारण और मान सकते हैं, आमदनी कम और खर्चा बहुत ज्यादा। चूंकि ये एक सरकारी कंपनी थी इसलिए इसे अपनी कीमत बाकी कंपनियों से कम रखनी थी, इसलिए आमदनी कम थी, लेकिन दूर दराज और भारत के कोने कोने तक सुविधा देने के लिए लोग भी तो चाहिए। इसलिए उस समय बीएसएनएल में 1,70,000 कर्मचारी हुआ करते थे, इसलिए खर्चा बहुत ज्यादा था। तो निश्चित ही एक कारण यह भी था कि आमदनी कम और खर्चा बहुत ज्यादा। तो दोस्तों बीएसएनएल क्यों और कैसे टूटा ये सब हमने जान लिया, लेकिन अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बीएसएनएल एक कंपनी है, यदि बदहाल हो गई तो हो गई, ऐसी कई कंपनियां बदहाल होती हैं, हमें क्या। लेकिन दोस्तों अपने मन में एक चीज क्लियर कर लीजिए कि बीएसएनएल का होना बेहद जरूरी है। आप पूछेंगे क्यों, तो मेरा जवाब है टू कंट्रोल द कंपटीशन। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि टेलीकॉम की कुछ ही कंपनियां बची हैं। जियो 40% मार्केट कैप्चर के साथ, एयरटेल 33% मार्केट कैप्चर के साथ और वीआई, वोडाफोन और आइडिया का जॉइंट वेंचर 10 से 15% मार्केट पर कैप्चर किए हुआ है। भारत में ये तीन ही ऐसे बड़े प्लेयर बन गए हैं जो टेलीकॉम कंपनी का लगभग 90% हिस्सा मैनेज कर रहे हैं। ये तीनों मिलके जो रेट फाइनल कर देंगे वही रेट भारत में चलने लगेगा। इसलिए बीएसएनएल का होना जरूरी है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी है और ये अपने दाम सस्ते रखेगी तो ये जो प्राइवेट प्लेयर हैं इन पर नियंत्रण लग सकेगा, इन पर अंकुश लग सकेगा। अब चलते हैं उस सवाल की तरफ जो लगभग सबके मन में चल रहा है कि क्या बीएसएनएल वापस आएगा, इसका बाउंस बैक होगा या नहीं। तो अच्छी तरह से सोच और विचार करके मेरा जवाब है हाँ, बीएसएनएल को बाउंस बैक करना चाहिए। और अभी के परिवेश में ऐसे 4 कारण दिख रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि बीएसएनएल वापस आ जाएगा। पहला कारण है मौजूदा सरकार। दोस्तों पिछले 5 से 6 सालों में मोदी सरकार ने बीएसएनएल को 3 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है जिससे बीएसएनएल बचा रहे। इससे ये समझ आ रहा है कि मौजूदा सरकार बीएसएनएल के सपोर्ट में है। दूसरा कारण है बीएसएनएल के अपग्रेडेशन, पुनरुत्थान में द ग्रेट लीजेंडरी सर रतन टाटा का इन्वॉल्वमेंट। जहां एक तरफ जियो और एयरटेल ने अपना 5G लॉन्च कर दिया है, वहीं बीएसएनएल ने अभी अनाउंस किया है कि वे 2024 में 4G में आएंगे और 2025 में 5G में आ जाएंगे और इसका ठेका सर रतन टाटा की कंपनी टीसीएस ने 15,000 करोड़ में लिया है। इसे देखकर लगता है कि बीएसएनएल वापस आ सकता है। तीसरा कारण है वीआरएस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम। सरकार ने बीएसएनएल के ज्यादातर कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया है और अब बीएसएनएल में कम और अच्छे कर्मचारी हैं, जिससे बीएसएनएल की एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कम हो जाएगा, जिससे बीएसएनएल अब बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा। चौथा कारण है पब्लिक सपोर्ट। हाँ, जोरदार पब्लिक सपोर्ट। अंबानी जी के यहाँ शादी के बाद से ही रिचार्ज के रेट बढ़ते ही पब्लिक ने जोरदार समर्थन दिया है बीएसएनएल को। लोगों को समझ में आ गया कि ये प्राइवेट कंपनियां किसी की सगी नहीं है, कुछ दिन की चांदी थी और अब हम ही से जम के पैसे वसूल रही हैं। हमारा अच्छा साथी तो वही है, हमारी अपनी भारतीय और भारत सरकार की कंपनी बीएसएनएल। दोस्तों देश के काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी सपोर्ट कीजिए ताकि बीएसएनएल मजबूत हो सके और इन प्राइवेट प्लेयर्स की मनमानी को कंट्रोल कर सके। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि बीएसएनएल का आना क्यों जरूरी है। देखिए, एक तो हो सकता है कि बीएसएनएल की सस्ती सुविधाओं के कारण प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपने रिचार्ज रेट घटाने पड़े और यदि घटाएंगे नहीं तो कम से कम बढ़ाने की तो सोचेंगे भी नहीं। इसीलिए बीएसएनएल का आना बेहद जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पे नए हैं तो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।